बच्चे अब जो स्टैंडिंग वेव की डेफिनेशन थी उसके बाद उसके कंसेप्ट को हमने एनालिटिकली डिस्कस करना है, मीन्स हम उसका मैथमेटिक्स पढ़ने लगे हैं स्टैंडिंग वेव का। तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब कोई भी थ्रेड या कोई धागा सा जैसे होता है, उसमें हमने स्टैंडिंग वेव्स पढ़नी है। या मैं कह सकती हूँ मैं इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट पढ़ा रही हूँ, मैथमेटिकली ट्रीटमेंट हमने चेक करना है कि ये वेव बनती कैसे है। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट माना कि कोई हार्मोनिक वेव जो हमने एक स्ट्रिंग में सेट कर ली है और उस स्ट्रिंग की लेंथ है L और स्ट्रिंग को दोनों एंड पे फिक्स कर दिया है। जैसे मान लो ये स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ L है, तो यहाँ पर X होगा 0 और दूसरे एंड तक लेंथ हो गई L। तो यहाँ पे और यहाँ पे उसे फिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये वेव हमने इसको सपोज जर्क दिया, वेव इसमें जनरेट की, तो ये वेव आगे आगे ट्रैवल करेगी, ट्रैवल करती करती यहाँ पे ये तो रिफ्लेक्ट होके सपोज ये यहाँ पर जा रही है और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। वापस आने के बाद फिर से क्रेस्ट एंड ट्रफ बनेंगे, तो वेव ऐसी हमें ऑब्जर्व होगी, ऐसी इस तरह से। अगर ये एंड x है, ये 0 है और ये L है। ये तो बच्चे मैंने रैंडम वेव बना दी है, बट ये जो सेगमेंट हैं ये कैसे बनेंगे यही हमने डिस्कस करना है। यहाँ पे मैंने आपको 2 सेगमेंट शो किए हैं, बट इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि वेव कैसे जनरेट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये माना कि फर्स्ट केस में कि जो वेव की पल्स है वो ट्रेवल कर रही है, लेट वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मतलब इधर से इधर जा रही है। लेफ्ट टू राइट जाने पे उसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव हो गई, अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो वेव को हमने रिप्रेजेंट कराया y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बस ये वेव की इक्वेशन है, यहाँ पे k होता है वेव नंबर विच इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा, के इज कॉल्ड वेव नंबर। तो ये केस हमने तब माना है जब वेव ट्रैवल कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जैसे ही बच्चे वेव इस एंड पे पहुंच जाएगी उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। तो जब बच्चे वेव रिफ्लेक्ट होती है, सपोज ऐसे जा रही थी, रिफ्लेक्शन के बाद उसका फेस चेंज हो जाता है पाई से। तो जब फिक्स एंड पे उसको रिफ्लेक्शन सफ़र करी तो देयर इज ए चेंज ऑफ फेज वेव का बदल जाता है बाय एन एंगल पाई। तो पाई से एक तो फेज बदल गया और वेव रिफ्लेक्ट होके आ रही है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर हमने लेफ्ट टू राइट ये इक्वेशन लिखी थी तो राइट टू लेफ्ट हमें इक्वेशन को उल्टा करना पड़ेगा। तो सेकंड वेव जब रिफ्लेक्ट होके आ रही है, आर एज इट इज, साइन एज इट इज, ओमेगा टी ये प्लस के एक्स हो जाएगा। यहाँ पर मैंने माइनस लिया था, अगर इस एक्सिस के लॉन्ग मैंने माइनस लिया था तो ओपोजिट जब रिफ्लेक्ट होके आ रही है तो मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया। और पाई के फेस से फेस का डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि जब भी बच्चे रिफ्लेक्शन होती है वेव पाई एंगल से फेज उसका चेंज हो जाता है रिफ्लेक्शन के बाद। जैसे मैंने इसमें शो किया हुआ है, जो क्रेस्ट थी वो यहाँ पे ट्रफ हो गई और जहाँ पे ट्रफ थी वहाँ पे क्रेस्ट हो गई। तो ये एवरीवेयर ट्रू है कि रिफ्लेक्शन के बाद फेस चेंज होता है पाई का, तो वो पाई मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो इस इक्वेशन को y2 को जब हम सॉल्व करेंगे वो वैल्यू बनेगी r। देखो पाई पे साइन साइन ही रहता है, सेम रहेगा, क्योंकि 180 और 270 में साइन की वैल्यू चेंज होती है और साइन कोसाइन बन जाता है, बट पाई में साइन की वैल्यू रहेगी साइन ही और ओमेगा टी प्लस के एक्स। बस ये जो क्वाड्रेंट है वो माइनस का है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ते भी हैं, क्योंकि ओमेगा टी प्लस पाई का जो क्वाड्रेंट बनेगा 180 प्लस का, उसमें साइन माइनस में चेंज हो जाता है। तो साइन साइन ही रहेगा बट विद अ नेगेटिव साइन। तो दोनों वेव्स, एक तो वेव जो जा रही थी और जो रिफ्लेक्ट होके आ रही थी पाई के फेज एंगल के बाद, दोनों वेव सुपर इम्पोज हो जाएंगी तभी स्टैंडिंग वेव बनती है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दोनों वेव ने जब सुपर इम्पोज होना है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मैं फर्स्ट
सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर जो बच्चे मैं टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रही हूँ, y डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ हो रहा है और k वेव नंबर है जिसकी वैल्यू 2π/λ है और वेव की पोजीशन x से रिप्रेजेंट हो रही है, टाइम जो है वो t जो है वो टाइम है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों वेव्स की, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो दोनों को ऐड कर रहे हैं r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और आगे माइनस r साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, तो ये बच्चे सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का ही फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का। तो मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ पहले, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो इस फॉर्मूला को मैं यूज़ करके, ये भी फॉर्मूला मैथ्स के स्टूडेंट्स ने तो पढ़ा ही होगा, तो इस पे मैं ये फॉर्मूला लगा रही हूँ। बच्चे एनालिटिकल ट्रीटमेंट है तो मतलब हम पूरा मैथमेटिक्स से डिस्कस करने वाले हैं। सो y इज इक्वल टू r एज इट इज। अब पहले है cos c प्लस डी, ये c और ये d पहले दोनों प्लस होने हैं, डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये पूरा c और ये d, तो पहले दोनों ऐड होंगे डिवाइडेड बाय 2, तो क्या वैल्यू बनेगी r cos ओमेगा t और साइन में जब मैं माइनस करूँगी तो ये कैंसिल होंगे, ओके साइन के एक्स। चेक करो बच्चे, देखो स्टेप क्या किया है। बच्चे यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और ये वाला जो 2 है वो एज इट इज़ रहेगा। ये माइनस का साइन कैसे आया, लेट मी एक्सप्लेन यू। c प्लस डी बाई 2, तो व्हाट इज c, ओमेगा t माइनस के एक्स इज c प्लस d, व्हाट इज d, के एक्स ओमेगा t प्लस के एक्स, तो प्लस ओमेगा t प्लस के एक्स, तो के एक्स से के एक्स कैंसिल, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी इज 2 ओमेगा टी, यहाँ पे 2 और ये 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा ओमेगा टी। अब ये देखो साइन सी माइनस डी बाई 2, वट इज सी, ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, ये के एक्स और के एक्स 2 के एक्स और ये डिनोमिनेटर वाला 2, तो के एक्स बचा, ये माइनस का साइन मैंने बाहर लगा दिया, ये 2 ये वाला। सो दिस इज द इक्वेशन जो y का आंसर निकला है। ये जो ब्रैकेट में टर्म है -2r cos ओमेगा टी, इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यहाँ तक क्लियर। तो बच्चे जो बॉटम पे इक्वेशन आई है वो है y इज इक्वल टू -2r cos ओमेगा टी एंड साइन के एक्स। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता रही थी जो क्वांटिटी ब्रैकेट में है, मतलब 2r cos ओमेगा टी, इसे हम ऐसे लिखते हैं, जो के एक्स का फैक्टर है ये वाला, इससे मैंने ब्रैकेट में कर दिया और cos ओमेगा टी को मैंने अलग कर दिया। तो 2r साइन के एक्स इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो जो एम्पलीट्यूड है ना वो डिपेंड कर रहा है ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स जो है वो एक एंड पे 0 है और दूसरे एंड पे एल है, तो एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन का डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ एक्स। बट जो बच्चे प्रोग्रेसिव वेव होती हैं उसमें एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, एम्पलीट्यूड वेव का थ्रू आउट सेम रहता है। बट ये जो स्टैंडिंग वेव है इसमें एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, उसी के विद रिस्पेक्ट टू नोड्स और एंटी नोड्स की फॉर्मेशन होती है। तो सपोज करो जो स्टैंडिंग वेव है उसमें ये जो फैक्टर है, मतलब एंड जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वन एंड जिसमें x 0 है, उसके लिए फैक्टर क्या बनेगा, एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, एक एंड पे x 0 है। ठीक है, तो ये फैक्टर इस इक्वेशन में देखिए साइन के एक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि एक एंड पे x 0 है और दूसरे एंड पे x l है। तो इस केस में y इज इक्वल टू ये फैक्टर एज इट इज 2r, ये वाला मैं इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, यहाँ पे साइन के एक्स क्या है, x को मैं 0 पुट करूँगी तो साइन 0 0, कॉस ओमेगा टी मैंने अलग कर दिया, तो y का आंसर बन गया 0। तो जहाँ पे y 0 है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, इसे बोलते हैं नोड्स, दिस पॉइंट इज कॉल्ड नोड्स। प्लीज कीप इन योर माइंड, जहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, दिस इज द पोजिशन ऑफ फर्स्ट नोड।
ठीक। अब सेकंड केस में मतलब या एट अदर एंड, दूसरे एंड पे जब एक्स एल है एट वन एंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू एल, तो y ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी बनेगी, y इज इक्वल टू -2r साइन x की जगह l एंड cos ओमेगा t एज इट इज। ठीक है, तो ये वाला जो फैक्टर है ये भी मैंने उसी इक्वेशन से बनाया। यहाँ पर मैंने 0 पुट किया x को और यहाँ पे मैंने x को l पुट किया। सो y इज इक्वल टू -2r cos ओमेगा t एंड साइन के l। अब देखो अदर एंड फिक्स है, at the other end which is fixed, और वहाँ पे सपोज y है 0, जो एंड फिक्स है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी, नोड बनेगा तो वहाँ पे y है 0। तो ये जो ये देखो जो एंड फिक्स है ना वहाँ पे y, अभी मैंने ऊपर बताया y 0 है, तो इस इक्वेशन में उस सपोज एंड को हमने फिक्स कर दिया, ये जो एंड है ये फिक्स है तो y क्या हो गया 0। y के 0 होने से -2r, ये जो फैक्टर है ये भी सारा 0 हो जाएगा। कॉस, तो यहाँ से मैं एम्पलीट्यूड को सॉल्व कर रही हूँ, तो 0 इज इक्वल टू ये साइन के एल एम्पलीट्यूड, इसे हमने 0 कर दिया क्योंकि एंड फिक्स है मीन्स y 0 है, तो 0 इज इक्वल टू साइन के एल। ठीक है, और ये कोई साइन का मीनिंग ये नेगेटिव साइन नहीं आएगा, साइन के एल इज इक्वल टू 0। और साइन 0 किस पे होता है ये भी हमें पता है, साइन 0 होता है एन पाई पे, तो इन दोनों को यहाँ से इक्वेट कर रहे हैं। एन पाई पे कैसे 0 होता है, क्योंकि साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, तो एन को चाहे 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, आंसर आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, के एल इज इक्वल टू एन पाई, दोनों को इक्वेट कर दिया के एल और एन पाई, क्योंकि दोनों 0 के इक्वल हैं। सो के एल इज इक्वल टू एन पाई, यहाँ से आई एम द पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एल इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है, तो 2 पाई बाय लैम्डा एल इज इक्वल टू एन पाई, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से लैम्डा निकालना है, लैम्डा इज इक्वल टू उधर चला गया 2l बाय एन, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2l बाय एन। इस बात का क्या मतलब है कि n की जो वैल्यू है, ये जो n है ये है 0 1 2 3, तो n की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि जो मॉड्स हैं वाइब्रेशन की, वाइब्रेशन कैसी होगी, कितने सेगमेंट्स बनेंगे, नोड्स कहाँ बनेंगे, एंटी नोड्स की फॉर्मेशन कैसे होगी। इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन देखो मैंने अभी निकाला है कि लेट लैम्डा की वैल्यू निकाली, लैम्डा का आंसर आया 2l बाई एन, ये आंसर था। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए सबसे पहले जो लैम्डा 1 है, सपोज करो वो वेवलेंथ है, लैम्डा 1 इज द वेवलेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग n की वैल्यू है 1। सो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2l और n हो गया 1। मैं रिपीट कर रही हूँ, लैम्डा 1 जो है सपोज करो वेवलेंथ है स्टैंडिंग वेव की, कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच n इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा को मैंने 1 पुट किया जब मैं n को 1 ले रही हूँ, तो यहाँ से एक तो हमने लैम्डा 1 निकाल दिया विच इज इक्वल टू 2l, और एक हम l भी बता देते हैं, l है लैम्डा 1 बाय 2। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो स्ट्रिंग है लेंथ हो गई लैम्डा 1 बाय 2 और लैम्डा 2l है, पूरा का पूरा जो वाइब्रेशन है वो 1 सेगमेंट में होगी, स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा, पूरा का पूरा स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा एज अ होल, मीन्स वाइब्रेट एज अ होल इन 1 सेगमेंट। जैसे ये x से l तक उसकी लेंथ है, ये देखो, तो जो स्प्रिंग वाइब्रेशन होएगी पूरा स्ट्रिंग एक ही सेगमेंट बनाएगा ऐसे, और जब 2 सेगमेंट बनते हैं तो स्ट्रिंग कैसे वाइब्रेट करेगा, उसके 2 सेगमेंट आएंगे, ये सपोज मेटल है तो एक ऐसे ऐसे, यहाँ पे बने 2 सेगमेंट। ठीक है, ये मैं डिस्कस करती हूँ। अभी मैंने आपको ये फर्स्ट बताया है, जब लैम्डा 1 वेवलेंथ है तो l इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 है और लैम्डा इज इक्वल टू 2l है। इस केस में पूरा का पूरा स्ट्रिंग एक ही सेगमेंट में वाइब्रेट करेगा, और अगर हमें ये बताना हो कितनी फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, तो फ्रिक्वेंसी होती है न्यू इज इक्वल टू v बाय
लैम्डा, तो ये v एज इट इज, इसमें लैम्डा क्या है 2l। तो स्ट्रिंग जो है वो इतनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, ठीक है। और ये जो फर्स्ट मोड है वाइब्रेशन का, इसे बोलते हैं फंडामेंटल, फर्स्ट मोड है वाइब्रेशन का, या फिर इसे बोलते हैं फंडामेंटल नोट या फर्स्ट हार्मोनिक, जो इससे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो साउंड और नोट जो इससे प्रोड्यूस हो रहा है सेगमेंट से, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट मोड या फंडामेंटल नोट या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। और कितनी वाइब्रेशन की साउंड प्रोड्यूस होगी, न्यू इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 2/L, ठीक है। तो ये है नॉर्मल मोड ऑफ, फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन या फंडामेंटल नोट या फंडामेंटल मोड, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं सेकंड। ये जो मैंने सेकंड आपको ड्रॉ किया है, जब पूरा स्ट्रिंग 2 सेगमेंट में वाइब्रेट करेगा तो उसे बोलते हैं सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसमें कंसेप्ट क्या है, n जो होगा वो हो जाएगा 2। n2 होने का मतलब क्या है, जो लैम्डा है, सपोज लैम्डा 2 जो है वो वेवलेंथ है स्टैंडिंग वेव की, कॉरेस्पॉन्डिंग टू व्हेन n इज इक्वल टू 2। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाया, n2 इज इक्वल टू 2l, डिनोमिनेटर में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो n लैम्डा 2 हो गया l। तो इस केस में स्प्रिंग 2 सेगमेंट्स में वाइब्रेट करेगा और पूरी लेंथ तो उसकी एल ही होएगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालनी हो कि कितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, तो फ्रीक्वेंसी सेकंड नोड की v बाय लैम्डा एंड लैम्डा इज l, ठीक है। तो ये आंसर बनेगा न्यू l, और ये निकल गई फ्रीक्वेंसी न्यू 2 इज इक्वल टू 2, ये वाली वैल्यू न्यू टू v बाई एल जो है, ये यहाँ से बता रही हूँ मैं, ये देखिए ये v बाई एल किसके इक्वल है, न्यू के, इसे मैं न्यू 1 बोल रही हूँ। तो इस स्टेप में अब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और 2 से डिवाइड कर रही हूँ, फिर ये जो न्यू बाई 2l है, न्यू बाई 2l, इसे यहाँ पीछे से न्यू 1 पुट कर दिया। तो यहाँ से हमने क्या देखा, जो सेकंड है उसकी सेकंड नोट की जो फ्रीक्वेंसी है वो ट्वाइस है फर्स्ट ओवरटोन से, फर्स्ट फंडामेंटल से, तो इसलिए इसको बोलते हैं ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं या फिर सेकंड हार्मोनिक बोलते हैं। जैसे वो फर्स्ट हार्मोनिक था, ये है सेकंड हार्मोनिक, और या इससे बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। पिछला वाला था फंडामेंटल या फर्स्ट मोड, ये है सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। और यहाँ से हमने क्या देखा कि जो सेकंड की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग बिकम्स ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसलिए जो नोट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन, ठीक। अब हम निकालेंगे थर्ड। ओके, नेक्स्ट बच्चे जो थर्ड है मोड ऑफ वाइब्रेशन, उसे हम डिस्कस करते हैं। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसमें क्या है, लैम्डा 3 एज्यूम करेंगे, वो वेवलेंथ है स्टैंडिंग वेव की जब n इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, लैम्डा 3 इज द वेवलेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव जो सेटअप हुई है स्ट्रिंग में व्हेन n इज इक्वल टू 3। तो अगेन फॉर्मूला, अब लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2n/3, यहाँ से l निकाल लो, n इज इक्वल टू 3 लैम्डा 3/2, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग है वो 3 सेगमेंट में अब वाइब्रेट करेगा, जो ये सेगमेंट में बना रही थी, अब पूरे उसी लेंथ में 0 से l लेंथ के बीच में ऐसे 1, 2 और 3 पूरे 3 सेगमेंट बनेंगे, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है वो नोड्स हैं, ये फर्स्ट नोड, ये सेकंड नोड और ये थर्ड नोड। बीच में जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है ये एंटी नोड और एंटी नोड। तो 4 नोड्स बनेंगे, 1, 2, 3 एंड 4, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, और 3 बनेंगे एंटी नोड्स, ठीक है। तो L निकाल लिया, तो पूरा स्ट्रिंग 3 सेगमेंट में वाइब्रेट करता हुआ हमें ऑब्जर्व होगा। अब हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है कि कितनी फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा। फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू, ये अगेन फॉर्मूला लगाया, लैम्डा 3 की वैल्यू पुट कर दी, लैम्डा 3 इज 2l/3, तो 2l और ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3
ये बाय 2l, ये किसकी वैल्यू है, फर्स्ट वाले की, तो न्यू ऐसे ये हो गई फर्स्ट वाले की। तो ये फर्स्ट वाले से जो थर्ड वाले की फ्रिक्वेंसी है वो थ्राइस बन गई है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से, तो इसलिए इसको बोलते हैं एक तो सेकंड ओवरटोन, जैसे पिछला फर्स्ट ओवरटोन था, दिस इज सेकंड ओवरटोन, या फिर थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। तो और अगर अब मुझे जनरलाइज करना हो जनरल में, जैसे यहाँ पे 1 2 3 ले रहे थे, तो जनरलाइज कर देंगे लैम्डा एन इज इक्वल टू 2l/n। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी n इंटू 1, जैसे फर्स्ट वाले की सेकंड वाले की सेकंड टाइम्स आई, इसकी थर्ड टाइम्स आई, तो लास्ट वाले की n टाइम्स फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और ओवरटोन जो nth हार्मोनिक की ओवरटोन होगी वो n-1th ओवरटोन होगी। क्लियर, ये थर्ड मैंने आपको बताया है, यहाँ तक कोई डाउट?